हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक और नया टॉपिक कवर करेंगे नीट के जो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है इसमें। और ये जो टॉपिक रहेगा ये निहायत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से कंप्लीट हो रहा है ना। और ये हमेशा स्टूडेंट का भी ना कंफ्यूजन जोन रहा है क्योंकि चैप्टर ही इतना बड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बड़े चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट की। और प्यारे बच्चों, ये जो पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट है मैं इसको 6 वीडियो के डिफरेंट सीरीज में हर एक इंडिविजुअल ग्रुप के हिसाब से मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम नीट में अब तक आए हुए, पहले मैं 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन लेता था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया तो अब मैं नीट के सारे ही क्वेश्चन लेता हूं। लास्ट जितने भी ईयर से नीट का पेपर कंडक्ट हो रहा है, मतलब जब AIPMT या CPMT के नाम से होता था, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं एक एक पर्टिकुलर ग्रुप के बिहाफ पे। और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल फीचर्स को भी मैं कवर करते चलूंगा। मतलब आप इतना समझ लो, आपने पी ब्लॉक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वीडियो देख लीजिए, नीट में सवाल आपसे लगने की पूरी उम्मीद रहेगी। पक्का लगेगा ना? ठीक है, मेरा विश्वास है लगेगा। चलो बच्चों, ये देखिए, ये हमारा यूट्यूब पे चैनल रहेगा JB ट्यूटोरियल। वहां पर 12th और 11th क्लास के PCM के वीडियो कंटिन्यू जा रहे हैं। 8, 9, 10th के भी अलग अलग सारे सब्जेक्ट के कोर्स कंप्लीट होंगे। और हमारा टारगेट रहेगा मेंस, नीट और एडवांस को भी कवर करना। ठीक है, चलिए, ये इंस्टा है और वो हमारा टेलीग्राम के चैनल्स हैं। आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट में जो वेटेज है। तो आप देखिए, हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक 1 की, क्योंकि मैं ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली और एल्यूमिनियम ये सब जो फैमिली है इसको मैं कवर करूंगा, ग्रुप 13 को। तो आप देख सकते हो पी ब्लॉक 1, यहाँ है पी ब्लॉक 2, इसमें आपका नाइट्रोजन से लेकर पूरा का पूरा नोबल गैस तक की फैमिली रहती है। ये क्लास 12th का पार्ट है, ये क्लास 11th का पार्ट है। वेटेज देख रहे हो ना, वेटेज इसका लिटरली हर साल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ रहा है। 2019 2020 दोनों अगर देखोगे, 2019 में देखो 5 क्वेश्चन पी ब्लॉक से, 2020 में देखो 5 क्वेश्चन पी ब्लॉक से। धुआं मचा दिया ना। ठीक है, मैटर करता है ना, आउट ऑफ 45 5 क्वेश्चन का एक ही चैप्टर से आ जाना। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा ना कि ये जो हम पूरी सीरीज चला रहे हैं ये इतना स्मूथ चले ना, इतना कॉन्सेप्ट को हम लोग रगड़ते हुए निकले ना, कि एग्जाम में जब सवाल आए तो जो भी बच्चा वीडियो देखे उससे लगे। अगर इस साल भी एक्सपेक्टेड है भैया एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, सारा बना के आना है। सबसे बड़ा हेडक होता है, हम भी स्टूडेंट रहे, पी ब्लॉक का जो दर्द है ना वो सहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक 1 में। और पी ब्लॉक 1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं बोरॉन फैमिली से। इससे पहले ही मैंने आप लोग को हाइड्रोजन चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ा रखा है, तो उसका फायदा ये होगा यहाँ इस वीडियो में, अगर आपने हाइड्रोजन को पहले देखा है तो ये क्वेश्चन जो 2020 में आया था, ये हाइड्रोजन और पी ब्लॉक 1 दोनों को मिलाकर आया था। कैसे आया था? तो CO+H2। अभी तो हाइड्रोजन के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि CO+H2 को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आप सबको याद होगा कि इसे नाम दिया जाता है वाटर गैस। क्या नाम देते हैं? वाटर गैस। हिंदी में बोलते हैं अंगार गैस। पर वाटर गैस के समय इसका प्रोपोर्शन क्या होता है? 1:1 होता है। अगर यही प्रोपोर्शन 1:3 हो जाए, तब मैंने आपको बोला था यही वाटर गैस क्या कहलाने लगता है? ये वाटर गैस कहलाता है सिंथेसिस गैस या सिन गैस। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिन गैस। और मैंने वहां एक और बात आपको कवर करवाई थी कि अभी चाहे प्रोपोर्शन 1:3 दिया रहे या ना दिया रहे, अभी के डेट में इसको सिन गैस ही लेना है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर क्या कहलाता है? सिन गैस। ठीक, या सिंथेसिस गैस। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, याद करिए, हार्डनेस ऑफ वाटर भी मैंने कराया था, पूरा एकदम स्लाइड लगा के कराया था कि हार्डनेस दो टाइप के होंगे, टेम्पररी और परमानेंट। जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो किसके कारण होता है? तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और जो परमानेंट होते थे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण होते थे। ठीक, B2H6 डाइबोरॉन का स्ट्रक्चर रहता है ये। ठीक है, तो इसकी क्या खास बात होती है? तो B2H6 के बारे में जान लेना कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, इलेक्ट्रॉन का अभाव रहता है इसमें। और H2O2 का तो आपने स्ट्रक्चर ही देखा था, मैंने दिखाया भी था बोर्ड पर। हाइड्रोजन का चैप्टर पढ़ो एक बार,
सारी बातें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी कि H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और आप जब किताब को खोलेंगे तो वो प्लेनर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आता है इसमें। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही आया? ए का 3, मतलब ये खत्म, बी का 1, बी का 1, एक ऑप्शन नीचे छुपा हुआ है, ठीक है, ये देखो, ए का 3 बी का 1, मतलब फाइनली आंसर क्या आया हमारा? डी आया। होप सो ये सवाल सबसे अच्छे से बना। इसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने हाइड्रोजन के चैप्टर में पहले से करा रखा था, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों आगे आ जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल में ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये 3 कॉन्सेप्ट को मैंने हाइड्रोजन के चैप्टर में करा रखा था। नहीं किया था अगर हम लोगों ने, तो वो था किसका? B2H6 के बारे में। तो अब चलिए B2H6 के बारे में पूरी तरह से आप सारी बातों को समझते हैं। तो ये रहा हमारा B2H6 का स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है, तो ध्यान देंगे सभी लोग कि बोरॉन में आप सबको पता है, जो बोरॉन है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। क्या है? 1s2 2s2 2p1। मतलब कि इस बार आपको ये बात समझ में आ गई कि इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p1 में केवल क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन है। जब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लाता हूँ ना, तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ पहुँच जाता है? 2p में। और जब ये ऐसे यहाँ जंप करके पहुँचेगा ना, ये मान लो px है आपका, ये py है, और ये मान लो pz है, तो इस बार यहाँ पर क्या हो जाता है? तो बोरॉन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि यहाँ एक एक मान लीजिए हाइड्रोजन आके या कोई भी आके क्या करेगा? 3 अलग अलग बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। बोरॉन की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी एक्साइटेड स्टेट में कितनी है? 3 है। पर प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, अगर मान लो बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना भी लिया, लाइक दिस, 3 बॉन्ड बना भी लिया, हर एक बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस टर्मिनल पे एक इस टर्मिनल पे। तो अगर हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक पूरा होने के लिए इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 8 है। कितने भैया? 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना आप समझ पाए कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का अभाव है। इसीलिए बोरॉन क्या करता है? डाई बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है, तो समझिएगा। मान लीजिए ये इसका पीजेड स्ट्रक्चर वाला रहा होगा, ठीक, जो भी है, ये इसके एसएस ओवरलैप से बन गया होगा, ये इसके एसपी ओवरलैप से बन गया होगा, एसपीएक्स या पीवाई, और ये मान लो पीवाई वाला होगा। ये किसका रहा होगा? ये पीवाई रहा होगा। देख तो रहे हो ना भैया? एसएस ओवरलैप, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, एसएस एस खाली था 2s, उसके साथ पेयर करके एसएस ओवरलैप के साथ एक बॉन्ड बन गया। पीएक्स खाली था, तो हाइड्रोजन एक लाके 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एसपीएक्स बॉन्ड बन गया। पीवाई में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। सेम उसी का यहाँ पर हाल है, यहाँ एसएस ओवरलैपिंग से बना होगा, ये एसपीएक्स ओवरलैपिंग से बना होगा। एक्चुअल में इसको उल्टा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि बोरॉन का पीएक्स लगा होगा और हाइड्रोजन का एस लगा होगा। और ये मान लो मेरा पीवाई वाला एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ध्यान दीजिएगा, एक एक हाइड्रोजन में बीच में लाया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड है और यहाँ क्या है? डाउनवर्ड। और इसमें ये वाला पीएक्स का जो पीछे का लोब है ये खाली है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ेंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे ना, तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 0 टोटल 2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का सेट तैयार हो गया। ये दिख रहा है सबको? सिमिलरली नीचे से देखिए, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1। फिर से ये तीनों को जब आपस में असेंबलिंग करोगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा तैयार हुआ। मतलब यहाँ पर 3 लग रहे हैं ना, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 अलग अलग सेंटर मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नीचे भी यहां ध्यान से देखिए, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है। इस बार भी क्या हो रहा है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये क्लियर हो रहा है? और इस तरीके से ये पूरा का पूरा बॉन्डिंग होता है और डाइबोरेन की स्ट्रक्चर जनरेट होती है। होप सो ये पूरी बात सबको समझ में आ गई। तो अब जब डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो कैसा बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां तक की सारी बातें आप सबको क्लियर है। इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नाम दिया? क्लियर है। अच्छा, ये वाला क्या कहलाएगा?
तो ये तो दो लोगों के बीच में बन रहा है ना, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो हमारे पास 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इस पे सवाल पूछ चुका है जेई, तो नीट रिपीट करेगा। डाई बोरॉन के स्ट्रक्चर में कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, दो जगह, ऊपर नीचे। और कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 जगह। और एनसीईआरटी का लाइन है ना, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब चलिए, जब ये सब पूरा होता है तो फाइनली आप लोग को देखो ऐसा टाइप का मर्जिंग के बाद ऐसा बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, जिसमें क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसका, इसका और हाइड्रोजन तीनों के सेंटर आपस में मिल गए रहेंगे। तो ये बॉन्ड ना प्यारे बच्चों बनाना टाइप का दिखता है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं बनाना बॉन्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है, क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। और याद रखिए, अभी अभी आपने देखा था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने कॉन्फ़िगरेशन आए, 4। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने कॉन्फ़िगरेशन आए, एक ये और एक ये, तीन अलग अलग सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे से भी 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 4, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होते हैं डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में। ये क्या है, हमारा डाइबोरेन है। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, मतलब टोटल 4 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, डाइबोरेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला। पहला पॉइंट, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने कॉन्फ़िगरेशन, तो 4। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन डाइबोरेन में कितना आता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। और साथ ही साथ बनाना बॉन्ड का क्रिएशन होता है। एक पॉइंट और याद रख लेना कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसलिए तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो डाइबोरेन से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स रख दिए, कभी भी इस पे सवाल बनेगा आपसे जरूर बनेगा। ठीक, हम ऐसा नहीं करते कि हम केवल ऑप्शन का आंसर ढूंढे, रिलेटेड पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप सवाल अगर पूछ भी दे कुछ घुमा के, तो बच्चे से बनना चाहिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका प्यार, आपका मोटिवेशन की बहुत जरूरत है यार मुझे। चलिए, क्या दे रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड aqueous solution forms a complex A in which hybridization state of A aluminum is B. What are A and B respectively? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन को बोलता है B है, और जो कॉम्प्लेक्स बना है वो A है। बोल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन हो रहा है एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में आप लोग, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लेंगे ना, तो हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है एक हिसाब से। एक्वस सॉल्यूशन मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो याद रखिएगा कि फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है ना इसका, वो ऐसा बनता है AlH2O6, यहां पर आ जाता है 3Cl3। सिंपल। तो जब इसको मैं ध्यान से देखूंगा, जब मैं इसको ब्रेकआउट करूंगा, तो ये हो जाएगा H2O6, ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। Cl पे आता है -1 चार्ज, जैसे 3Cl है, इसलिए यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, +3। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ये तो दोनों टेट्राहाइड्रल है तो इनको हटा दो, ऑक्टाहेड्रल में आएगा, तो यहाँ तक तो सही है। अब एक बात समझना, जो वाटर है, वाटर एक वीक फील्डेड लिगेंड में कंसीडर करता है। किस में कंसीडर होता है, वीक फील्ड लिगेंड। इसीलिए इसका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा sp3d2, जो d ऑर्बिटल है वो बाहर रहेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इसका स्ट्रक्चर आएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल, बाह्य अष्टफलकीय। अगर वाटर या कोई भी लिगेंड अगर ऐसा आता जो स्ट्रॉन्ग फील्डेड लिगेंड आता, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता, ये D2 रहता है ना, D2sp3। तब जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता, पर हमको पता है वाटर क्या है, बाउंड्री लाइन है, वीक फील्ड लिगेंड यही से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आप क्या लेंगे, sp3d2। ऑप्शन बी इज राइट। उड़ीसा नीट में हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, 2019 में आया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला सवाल है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6-3 टाइप के आयन। मतलब निम्न में से कौन
Mf6-3 टाइप का आयन नहीं बना सकता। अच्छा, Mf6-3 का मतलब क्या है? इसमें जो मेटल आएगा ना, उस मेटल का ऊपर जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा। इसका मतलब कि वो बोरॉन फैमिली से है। समझ में आ रहा है? बोरॉन फैमिली से है, बट 6 तक गया है ना, उसकी वैलेंसी कहां तक गई है? 6 तक गई है। तो याद रखिए कि बोरॉन फैमिली में जो बोरॉन होता है, ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। किसका मेंबर है? सेकंड पीरियड का मेंबर है। और ये अपनी वैलेंसी को +3 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। यहां कितना बनाना है? 6 बॉन्ड बनाने, तो पॉसिबल नहीं है। पर जब बात एल्यूमिनियम और उसके बाद के एलिमेंट्स की आती है, तो उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वो अपनी वैलेंसी को, अपनी संयोजकता को एक्सटेंड कर सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं। तो वो लोग ये बना सकते हैं, पर बोरॉन नहीं बना सकता। आपसे पूछा गया था कौन नहीं बना सकता, तो वो कौन है? बोरॉन। नीट 2018 का क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन पे और कितने नए सवाल बन सकते हैं, उसके लिए मैं फिर से आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये आपका बोरॉन है, ठीक। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1:2:2p1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है भाई? इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसका होता है 13, ऐसे बढ़ाते जाइएगा। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 1:2:2p6, 3:3p1, सबके लास्ट में p1 आएगा। गैलियम का जब आता है ना, तब 3d10 4:4p1 आता है। ओके। इंडियम के केस में 4d10 5:5p1। और जब थैलियम लेते हैं हम लोग, तब 4f14, यहां पर ये हटा दिया हूं मैं, 5d10 6s2 6p1, ये आता है। इसका मतलब एक बात समझ में आया सबको? यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे कि एल्यूमिनियम के बाद ये जो 3s2 3p1 आया ना, तो यहीं से 3d0 भी तो लिख सकता था। तो एल्यूमिनियम या बाकी के जो लोग हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये लोग अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते थे, बोरॉन नहीं कर सकता था। करके वो Mf6 टाइप के स्ट्रक्चर को गेन नहीं कर पाएगा। बट उससे इंपॉर्टेंट और भी कुछ सवाल याद रखना कि जो शील्डिंग का जो पावर आता है ना, शील्डिंग पावर, वो आप सबको पता है, एस का सबसे ज्यादा होता है, पी का, देन डी का, और देन किसका होता है? एफ का होता है। और जो डी है और जो एफ है, ये लोग पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? डी और एफ, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। न्यूक्लियस से जो जितना पास होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका उतना ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना समझिएगा कि जब डी और एफ ब्लॉक आना शुरू हुआ, ठीक, तो यहां क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ना ऊपर से नीचे उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण यहाँ जो वैलेंसी होती है, जो मैक्सिमम वैलेंसी, जनरली ये लोग क्या करते हैं? +3 वाली वैलेंसी को रखते हैं, ठीक। पर जैसे जैसे ऊपर से नीचे उतरते जाते हैं ना, तो इसकी हायर वैलेंसी जो टॉप में रहते हैं, टॉप वाले एलिमेंट की जो ऊपर ऊपर है, वो लोग अपनी मैक्सिमम वैलेंसी को स्टेबली रिप्रेजेंट करेंगे, अधिकतम संयोजकता को बड़े स्थायी तौर से प्रदर्शित करेंगे। बट जब टॉप से बॉटम उतरते हैं ना, तब यहाँ पर बॉटम में लोअर वैलेंसी जो आती है ना, जो लोअर संयोजकता आती है, ये ज्यादा हायर होती है, हाईली स्टेबल। ये हर एक पी ब्लॉक के एलिमेंट की खास दिक्कत है। क्यों? और इसी इफेक्ट को ऊपर वालों के लिए क्या रहेगा? इनमें हायर वैलेंसी जो रहेगी इज मोर स्टेबल, क्योंकि इनमें डी और एफ ब्लॉक तो आना नहीं है, पुअर शील्डिंग होना नहीं है। यहां पुअर शील्डिंग होने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एस से निकालने के लिए अट्रैक्शन होगा, तो वहां पर लोअर वैलेंसी ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। इसीलिए इस पूरे इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो जो नीचे के एलिमेंट होते हैं लाइक थैलियम, तो थैलियम के बारे में जान लीजिएगा प्यारे बच्चों कि थैलियम अपनी केवल +1 वैलेंसी शो करेगा, +3 वैलेंसी शो नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बॉटम में है। तो ये जितना ज्यादा बॉटम में आते हैं ना, इनकी लोअर वैलेंसी ताकतवर बन के सामने आती है, और ऊपर वालों की हायर वैलेंसी ताकतवर रहती है। दिस इफेक्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद रखेंगे इस पॉइंट को। अब साइज के हिसाब से देख लीजिए, तो साइज में क्या होता है? बोरॉन के बाद ना गैलियम का साइज आता है, एल्यूमिनियम एक्चुअल में टॉप से बॉटम जाने में ना साइज बढ़ता है,
ये बात सबको पता है, जब भी टॉप से बॉटम जाते हैं साइज क्या होती है भैया, बढ़ती है। पर ग्रुप 13 में एक कंट्रोवर्सी है, और वो कंट्रोवर्सी है कि एल्यूमिनियम का साइज 143 पिकोमीटर होता है, गैलियम का 135 पिकोमीटर होता है। मतलब बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम का साइज ना के कौन लगता है सेकंड रैंक पे, गैलियम और फिर एल्यूमिनियम। बाकी इंडियम और थैलियम तो अपनी जगह पे सही है साइज के हिसाब से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल आया जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, और इसी पुअर शील्डिंग कॉन्ट्रैक्शन के कारण गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, मतलब छोटा हो जाता है, एल्यूमिनियम का बड़ा होता है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको साइज का ऑर्डर समझ में आया, समझते जाइए ना, पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। पहला नोट है, ये दूसरा नोट है, ऐसे पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट अलग बताया, साइज का ऑर्डर अलग बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों को एक साथ रगड़ देते हैं। आप सबको पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइज का ऑर्डर समझ में आ गया कि भैया जब हम लोग बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे थे तो साइज तो बढ़ ही रहा है ना, साइज तो बढ़ ही रहा है। तो साइज जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन चल रहा है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घट रही है, विद्युत ऋणात्मकता घट रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी पक्का से घटने वाली है। बट जब एल्यूमिनियम से गैलियम गए, एल्यूमिनियम से गैलियम गए, तो भैया यहाँ पर आप समझ पा रहे हो साइज क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम से गैलियम जाने में कम हो जा रहा है। इसका 143 पिकोमीटर है, इसका 135 पिकोमीटर है। साइज कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। बट जब हम लोग गैलियम से लेकर इंडियम थैलियम तक पूरा जब जाएंगे तो लगातार साइज बढ़ रहा है ना, इसका 135, इसका 167 पिकोमीटर, इसका 170 पिकोमीटर, कंटिन्यू साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है मतलब नेगेटिविटी घटेगी, और नेगेटिविटी घटी है इसलिए आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा। तो हमने 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए। यहाँ पे नीट अलग अलग सवाल पूछ सकता है या पूछा भी है, अभी देखिएगा आगे की वीडियो में। चलो, क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें बच्चों? अब आ जाते हैं आगे। टुडुन टुडुन। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो। गैलियम के बारे में एक चीज जानना कि भैया इसका ना मेल्टिंग पॉइंट सुप्रीमली लो होता है, 29.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ना ये लिक्विड स्टेट में रहता है, बट बॉइलिंग पॉइंट बाबा रे 2400 डिग्री सेल्सियस। एक एक्सेप्शन है ना जी, ये गैलियम 2400 डिग्री सेल्सियस, उतना हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसका। इसीलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल थर्मामीटर में यूज करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इस पे नीट ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, क्योंकि एल्यूमिनियम को जब आप बेस NaOH से रिएक्ट कराते हो तो उस समय NaAlO2 मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जनरेट होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो मैंने आपको बोला है, एल्यूमिनियम हो, चाहे टीन हो, चाहे आपका जिंक हो, चाहे लेड हो, ये लोग क्या हैं, ये लोग एम्बिडेंट मेटल हैं। ये एसिड से रिएक्ट करे चाहे बेस से रिएक्ट करे, हमेशा किसको बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको नाम ही देना है एम्बिडेंट मेटल। एसिड हो चाहे बेस हो, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में काफी बोल्डली मेंशन्ड है कि अगर बोरॉन का रिएक्शन नाइट्रोजन गैस के साथ होता है तो याद रखिए वहां बनता है बोरॉन नाइट्राइट। इसलिए बोरॉन और नाइट्राइट अलग ना लेके बोरोनाइट्राइट बोल देते हैं। और ये हमारे अर्थ का ना हार्डेस्ट एलिमेंट में से एक है, डायमंड से ज्यादा हार्ड है भाई। अब क्या बोलोगे तुम लोग? ठीक है, डायमंड का रैंक 2 है, बोरॉन नाइट्राइट सबसे हार्डेस्ट में आता है। और इसी को हम लोग नाम देते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोरॉन नाइट्राइट मतलब Bn याद रखेंगे, बोरॉन नाइट्राइट Bn। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना सारे के सारे। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। तो ये इतने सारे एस्पेक्ट समझाया मैं, सब काम आएगा आगे। एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसी में कवर कर लेते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये भी है, सब नोट है ना, इन नोटों पर ही क्वेश्चन पूछेगा।
याद रख लीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक एक नोट को ढूंढ ढूंढ के, कई बार पूरा चैप्टर एनालिसिस करके, पिछले 10 साल 20 साल जो भी नीट का पूरा पेपर है सब देखने के बाद, उसके बाद ये सब नोट निकालते हैं ना, तो समय लगता है, मेहनत लगती है। याद रखना कि जो डाइबोरेन है B2H6 वो अपने आप में लुईस एसिड है। क्यों लुईस एसिड है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आया था ना, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब लोन पेयर गेन करेगा, और जो लोन पेयर गेन करेगा वो लुईस एसिड है। उसका अगर आपने अमोनिया से रिएक्शन कराया तो भी अमोनिया के पास तो लोन पेयर रहता है, यही तो देता है उसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। जो लोन पेयर डोनर है वो क्या है? लुईस बेस है, ये बात भी सबको पता है। ठीक, तो इससे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, लुईस एसिड और लुईस बेस जब भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तब याद रखना प्रोडक्ट कहलाता है एडक्ट। क्या कहता है? एडक्ट। अब ये एडक्ट ना फाइनली फिर सेपरेट होगा, ये BH2NH3 ट्वाइस प्लस चार्ज और BH4 माइनस में टूटेगा, और फाइनली जब इसको हीट करते हैं ना तब एक नया कंपाउंड बनता है B3N3H6, जिसको हम लोग नाम देते हैं बोराजोल, और ये कहलाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। याद रखना, BN बोरोन नाइट्राइड वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट था, और अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन पूछे तो वो है बोराजोल, और उसका फॉर्मूला क्या है? B3N3H6। ये देखो बोराजोल टाइप का स्ट्रक्चर बना जिसमें 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है, और सब पे क्या है? एक एक हाइड्रोजन लग के 6 हाइड्रोजन कंज्यूम हुए हैं। बोरॉन आपको पता है भैया कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 माइनस चार्ज। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड जब भी बनाता है तब उस पे क्या आता है? जैसे NH4 पे भी हमेशा क्या आता है? प्लस चार्ज। तो नाइट्रोजन पे प्लस, बोरॉन पे माइनस, एक दूसरे की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी बैलेंस कर रहे हैं। तो बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोरॉन नाइट्राइट इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, एंड द हार्डेस्ट एलिमेंट, ठीक, बोरॉन नाइट्राइट, नॉट बोराजोल। ओके, चलिए प्यारे बच्चों आगे आ जाते हैं सवाल लगाने। अब देखिए धकाधक कैसे सवाल लगेगा। अच्छा, इसमें तो एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया, बोरिक एसिड का। बोल रहा है बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना ना। बोरिक एसिड जो होता है ना वो होता है बच्चों H3BO3, इसी को ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है तो आपको पता है, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, स्टार्टिंग से क्लियर किए एक्साइटेड स्टेट में। वो 3 बॉन्ड कुछ ऐसे जुड़ते हैं, यहाँ एक OH आ गया, यहाँ एक OH आ गया, और यहाँ एक OH आ गया। अब बोरॉन में आप सबको पता है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने भैया? 6 है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है मात्र। और एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है। तो यहाँ बोरॉन ना एक स्मार्ट पर्सन की तरह काम करता है, एकदम मतलबी इंसान की तरह, अपना कुछ नहीं खोएगा पर खुद को एसिड बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो जब आप इसको वाटर में डालते हैं, ब्रॉन्स्टेड जी ने तो ये सिखा कर ही गया दुनिया को कि भैया एसिड तो वो जो वाटर में डालकर H+ रिमूव करे। तो भैया वाटर पे आप सबको पता है लोन पेयर होता है, वो भी 2-2 ठोक। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा? वाटर के लोन पेयर को गेन करेगा। जब वाटर का लोन पेयर वो गेन करेगा तो देखना, अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम यहाँ पर फिर से बना रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा? ये OH है, यहाँ मान लो OH है, और यहाँ मान लो OH है। वाटर ने अपना लोन पेयर दे दिया किसको? बोरॉन को। तो बोरॉन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, बट भैया वाटर पे इस बार क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसने लोन पेयर डोनेट किया है ना। तो जब इस पे प्लस चार्ज आया है तब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो शूट करता नहीं है, इसीलिए तुरंत इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई कर देगा? ऑक्सीजन को। और जब ऐसा होगा तब आप सीधे सीधे साफ साफ समझ पा रहे हैं कि इस बोरॉन पे कितने OH आ जाएंगे? एक OH है, एक दूसरा है, एक तीसरा, और एक OH और आ गया, तो ये हो गया BOH4। क्या हो गया ये? BOH4। और साथ में यहां से ये जो हाइड्रोजन में अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो क्या बन के निकल गया? H+। यहाँ क्या आया? माइनस। तो इस तरीके से आप देखिए बोरॉन H3BO3 ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया। भैया एसिड तो तब होगा ना जब वो अपना H+ डोनेट करे। वाटर में डालने के बाद एसिड वो कहलाता है जो H+ डोनेट करे। यहाँ बोरिक एसिड कितना स्मार्ट पर्सन,
खुद का H प्लस डोनेट ही नहीं किया, वाटर में डलने के बाद वाटर का ही H प्लस डोनेट करवा दिया और डोनेट हुआ H प्लस तो एसिड तो बोला जाएगा। तो इसीलिए आप समझिएगा H3BO3 में 3 हाइड्रोजन है, ये देख के उसको ट्राई बेसिक एसिड नाम मत दे देना। H3BO3 कोई ट्राई बेसिक एसिड मतलब त्रिक्षारीय अम्ल नहीं है, याद रखना नहीं है। इस बार कितने H प्लस डोनेट हो रहे हैं, तो एक H प्लस डोनेट हो रहा है, वो भी किससे, वाटर का ही H प्लस वो डोनेट करवा दे रहा है। इतना स्मार्ट पर्सन, ठीक है, खुद का कुछ खर्चा नहीं हुआ, दूसरे से लेके और खुद का नाम करवा लेना। कितना, तो ये मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि केवल एक H प्लस डोनेट हो रहा है और वो भी वाटर को अपने में मिलाया, एकदम अंग्रेजी लोग टाइप वाला काम है, राजा को आपस में मिला के राजा लोग से ही राजा को लड़वा के खुद राज्य ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हाल है, HbO4 माइनस बनता है यहाँ पर और H प्लस रिमूव होता है, एक H प्लस रिमूव होता है, इसलिए H3BO3 के बारे में याद रखना ये मोनोबेसिक एसिड है। तो ये इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है बोरिक एसिड से रिलेटेड। आगे पूछा गया था बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल contains replicable H plus ion, gives up a proton except OH minus from water releasing proton। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है, हालांकि ये लोग भी सही थे बट ये ज्यादा सही है। वो वाटर का क्या कर रहा है, OH को अपने में मिला रहा ना, OH3 से OH4 बना ना, और H प्लस प्रोटॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ये बेहतर एसिड, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन माना गया। तो नीट 2016 का क्वेश्चन था और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में काउंट होगा क्योंकि बोरिक एसिड से रिलेटेड सवाल बिल्कुल बन सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। कई बार कंफ्यूज कर देगा ट्राई बेसिक मोनोबेसिक, यहाँ हाइड्रोजन 3 देके मारो 3, ऑप्शन ए में डाल के देगा, जल्दी निगेटिव करा लो। ठीक है, याद रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन प्लीज। यह है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोरिक एसिड इज नॉट करेक्ट। 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछा है, 1994 में भी क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए मैं इसको रिलेट करा दे रहा हूं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड, बोल रहा है नॉट करेक्ट, कहानी खत्म। बोला था ना पूछ सकता है क्वेश्चन, भैया ट्राई बेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, वो भी अपना H प्लस नहीं निकाल के, वाटर का ही लेके उसके साथ बॉन्ड करके वाटर का ही H प्लस निकाल के खुद को वो मोनोबेसिक एसिड बनाता है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया कहानी खत्म। नॉट करेक्ट पूछा था, एक क्षारीय अम्ल है ना वो, त्रिक्षारीय नहीं है। पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रोटोनिक एसिड, निम्न में से कौन प्रोटोनिक एसिड नहीं है। तो भैया इतना तो सबको पता है कि BOH3 में, अभी तो देखो तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया है फिर से, H3BO3 मतलब बोरिक एसिड से रिलेटेड। भैया बोरिक एसिड में आपको पता है कि ये खुद का प्रोटॉन डोनेट किया था क्या, नहीं किया था, वाटर का प्रोटॉन वाटर से डोनेट करवाया था, उसके साथ पहले बॉन्डिंग किया फिर इसी का प्रोटॉन डोनेट करवाया। तो बोल रहा है कि कौन प्रोटोनिक एसिड नहीं है, प्रोटोनिक एसिड रहता तो खुद का डोनेट करता ना, नहीं है पूछा है, इसलिए BOH थ्राइस। इसी BOH थ्राइस को ही तो तुम लोग H3BO3 बोलोगे ना, ऑर्थोबोरिक एसिड, और क्या। ठीक, तो 3 बार सवाल पूछ चुका है बोरिक एसिड से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट था। अगला पूछ रहा है विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो भैया BeCl2 को अगर मैं देखूंगा तो BeCl2 में भैया कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। BeCl3 अगर देख रहा हूं तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर CCl4 देख रहा हूं तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, यहाँ तो 4 बॉन्ड आ गया है, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ तो 5 बॉन्ड आएंगे तो ये तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ये हाइपरवेलेंट है, ये न्यूट्रल है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। पूछा गया था कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो BeCl2 भी होगा, BeCl3 भी होगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आप लोग BeCl3 लोगे क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये तो वैसे भी अपना s ऑर्बिटल को फुलफिल्ड कर ही लेता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट ही मान सकते हैं एक हिसाब से। बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में एक ऑप्शन लेना होगा तो वो BeCl3 है। ये दोनों हाइपोवेलेंट है, ये हाइपरवेलेंट है, और ये न्यूट्रल है। ओके, मतलब न्यूट्रल एसिडिक बेसिक में ऐसा मत समझ लेना, ऑक्टेट के हिसाब से मैंने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट
among एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। मतलब कि इसमें धन एक ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी मानी जाएगी, उसका ऑर्डर पूछ दिया है। मैंने अभी ये चीज आपको सिखाया था कि भैया ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पे क्या लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट जब लगता है तब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन आएगा, थैलियम। मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। थैलियम के बाद कौन आएगा, इंडियम। मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। जो जितना नीचे होता है उसकी लोअर वैलेंसी उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब निम्न जो उसकी संयोजकता होती है या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो उतना ज्यादा स्टेबल माना जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। पहले ही क्लियर कर चुके थे। देख लो अब सवाल कितना तेजी तेजी में लग रहा है। नीट रिपीट कर चुका है इस क्वेश्चन को, देख लो 2009 में भी आया, 15 में भी आया। यही बात बार बार बोलता हूं कि ये जो वीडियो का जो पूरा सीरीज चल रहा है ना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि और क्या नया पूछ सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहें। और अगर रिपीट करता है नीट का टेंडेंसी है ना, रिपीट करेगा। और मैं इतना एश्योर कर रहा हूं ना कि अगर कोई बच्चा एक एक घंटे का अगर ये पूरा वीडियो देखते जाएगा ना, डंके की चोट पे ना, अगर मैंने 30 के 30 चैप्टर केमिस्ट्री के करा दिए, आप केमिस्ट्री में धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, पर साथ में बने रहना है, वीडियो शेयर करना है, अपने तक नहीं रखना है। दुख होता है जब ऐसा सिंगल डबल डिजिट में लोग देखते हैं। तो मजाक कर रहा था, थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया था। चलिए, अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग की ओर से भी सपोर्ट रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। भैया कौन सा स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के सिमिलर है, अभी तो पढ़े थे बोरॉन नाइट्राइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट नाम दिए थे ना इसका, हार्डेस्ट एलिमेंट भी बोला था मैं इसको। हो गया, स्ट्रक्चर भी दिखा चुका हूं मैं। B2H6 तो डाइबोरॉन रहता है। चलिए हटाइए, फिर आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा असत्य है। ऑप्शन बोल रहा है प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। सोडियम को अगर आप लोग लिक्विड अमोनिया में डालते हो ना तो ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, लैब में करके देख सकते हैं। NaOH रिएक्ट विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, ये भी सही है। पूछा है कौन सा गलत है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस NaOH टू गिव AlOH थ्राइस। भैया हमने तो देखा था ना, एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब आपने बेस के साथ किया था और वाटर लिया था, तब आपको याद आ रहा होगा सोडियम एल्यूमिनेट बना था। ठीक, क्या बना था, सोडियम एल्यूमिनेट बना था। इसका मतलब कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोले थे। AlOH थ्राइस बनता था क्या, नहीं। और साथ में कौन निकलता था, हाइड्रोजन गैस निकलती थी, क्योंकि एम्बिडेंट मेटल था। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। तो AlOH थ्राइस नहीं बनता, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ठीक, तो याद रखिए, आपसे पूछा गया था कौन इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए वहां पर बताया भी था। अगला सवाल जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था ना, ये जेई मेंस IIT मेंस का क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। भैया अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो जिसके पास लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर डोनेट करेगा, तो वो लुईस बेस कहलाएगा। वाटर के पास भी देखो तो लोन पेयर है, वो भी दो दो ठोक, ये भी लुईस बेस रहेगा। ये लुईस बेस है, ये भी लुईस बेस है। B2H6 डाइबोरॉन, तो डाइबोरॉन तो भैया BH3 से मिलकर बनता था ना, बनाना बॉन्डिंग। तो जब एक BH3 के एटम को देखता था तब वो 6 इलेक्ट्रॉन रखता था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, कमी था, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जब एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, तो जो लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वही तो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, होप तो सबको समझ में आया। आखिरी बोल रहा है द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 टू बिहेव एज अ लुईस एसिड डिक्रीजेज इन द सीक्वेंस। मतलब इन तीनों में लुईस अम्लीयता का घटता हुआ क्रम आप लोग को प्रदर्शित करना है। एक बात समझिएगा, लुईस एसिड वो होगा ना जो लोन पेयर ले दूसरों से लोन पेयर क्या करे, ग्रहण करे। जितना जोर से लोन पेयर ग्रहण करने की, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की उसकी टेंडेंसी रहेगी, उतना बढ़िया लुईस एसिड कहलाएगा वो। पर होता क्या, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, और वो ट्विस्ट आता है BF3 के कारण। ऐसा है कि ये जो BF3 बना ना हमारा, तो इसमें क्या होता है
कि आप सबको दिख रहा है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, बिल्कुल है, पर यहाँ पर ना जो फ्लोरीन है ना वो तो हैलोजन है, तो उसके पास तो 3-3 लोन पेयर है, क्योंकि उनकी वैलेंसी 7 होती है। तो यहाँ पर फ्लोरीन अपने छोटे साइज के कारण क्या करेगा, इसके प्लेन में आ जाएगा, और जब प्लेन में आ जाएगा तब इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक, जब इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बैक बॉन्डिंग। क्या नाम देंगे, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और एक ही टाइप के मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर बैक बॉन्डिंग के कारण अब इसके इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं 8। मतलब अब इसको किसी दूसरे से लोन पेयर लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अब ये लुईस एसिड नहीं रहा, अब ये लुईस एसिड नहीं रहा, क्योंकि इसने अपने ही आप को क्या कर लिया, ऑक्टेट को बैक बॉन्डिंग करा के कंप्लीट करा लिया। मतलब एक बात तो आप लोग समझ पाए कि फ्लोरीन था छोटे साइज का करके ये तो अपना लोन पेयर शेयर कर पाया। अगर इसी की जगह पे मैं बोरॉन की जगह पे, फ्लोरीन की जगह पे अगर मैं ब्रोमीन रख देता, तो ब्रोमीन क्या अपने लोन पेयर को दे पाता क्या, तो बिल्कुल नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि ब्रोमीन का साइज है बहुत बड़ा, वो आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा ना। ब्रोमीन कहाँ चले गया, आउट ऑफ प्लेन, और जो प्लेन में है ही नहीं तो वो अपना लोन पेयर इसको नहीं दे सकता। इसका मतलब अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6। अभी भी गरीब रहेगा ये, तो तुरंत चाहेगा कि कोई दूसरा इसको लोन पेयर दे दे। मतलब लुईस एसिड, इस केस में ये क्या रहेगा, लुईस एसिड। तो आपसे पूछा गया सबसे अच्छा लुईस एसिड का घटता हुआ क्रम, तो BBr3 का, पहले तो BF3 लास्ट में, देखो ये तो खत्म, BF3 को लास्ट में आना चाहिए था, उसका सबसे कम होना चाहिए था लुईस एसिडिक कैरेक्टर। तो ऑप्शन कौन सा आया, बी आया। कहानी खत्म। होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अच्छा सवाल है, बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोलाइट इज फॉल्स। पहली बात तो इतना समझिए जियोलाइट क्या है, तो भैया हमने पहले ही इसको हाइड्रोजन के चैप्टर में मैंने आपको कराया था कि ये एल्यूमिनो सिलिकेट का एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो बहुत महंगा होता है। जो हाइड्रोकार्बन्स को क्या करता है, ये हनी कॉप टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होल रहेगा कहीं कहीं पे, उसी में पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन आके बैठते हैं और टूटते जाते हैं। मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हाइड्रोकार्बन को तोड़ने का काम करता है कौन, जियोलाइट। इसलिए तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। पूछा है कौन सा गलत है, बोला दे आर यूज्ड एज केटायन एक्सचेंज। बिल्कुल सही है। आपको जब मैं परमानेंट हार्डनेस पढ़ा रहा था तो वहां आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ाया था, और वहां मैंने बात किया था जियोलाइट को यूज करते हैं और रिसाइकलिंग उसकी करते हैं ताकि रिवर्सिबल रहे, क्योंकि महंगा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, फॉल्स पूछा है हमसे। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच इनेबल देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही, मधुमक्खी के छत्ते जैसा ओपन रहेगा और जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको तोड़ेगा। जियोलाइट आर एल्यूमिनियम सिलिकेट हैविंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ये भी सही है। चौथा बोल रहा है कि सम ऑफ द SiO4, जियोलाइट में याद रखना AlO4 और SiO4, अब ये आयन क्या आते हैं मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, A प्लस माइनस N प्लस माइनस जो भी है इसका कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए इसको एल्यूमिनो सिलिकेट नाम देते हैं। यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय AlO4-5 एंड Al, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स है, इसलिए हमारे लिए क्या है, सही है। शुरू के 3 बिल्कुल सही थे, मतलब राइट करेक्ट थे, हमको फॉल्स को करेक्ट मानना था, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है करके हमारे लिए सही आया। इंपॉर्टेंट सवाल था, जियोलाइट से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन के चैप्टर में ही मैंने जियोलाइट का पोस्टमार्टम कर दिया था। ठीक है, तो यही तो चीजें आपको जाननी है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरॉन ऑफ डाइबोरेन। B2H6 में बोरॉन का संकरण क्या आता है, तो सबको पता है, अभी अभी हमने देखा था sp3 हाइब्रिड आता है। नो टेंशन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया हमारे सामने कि बोरॉन कंपाउंड बिहेव एज अ लुईस एसिड बिकॉज ऑफ देयर, कि बोरॉन के जो यौगिक हैं वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करते हैं। ऑप्शन है आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, आयनन विभव के प्रॉपर्टी के गुणधर्म के कारण, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर,
इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। बिल्कुल सही यार, क्योंकि वो लोग तो 3 बॉन्ड बनाते हैं ना, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो वो चाहते हैं कि उनको 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर कोई दे दे। कोई लोन पेयर लेगा तो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगला देख लीजिए, एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड फॉर्म्स अ डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम। देखो तो पहले एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड बोला है, मतलब ये देखो ये एल्यूमिनियम है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। एक और एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड ले रहा हूँ, AlCl3, जिसको हम नाम देंगे। चलिए समझिएगा इसमें कि इस बार क्या हो रहा है कि भैया ये जो क्लोरीन है इसके पास तो लोन पेयर है, वो भी 3-3 ठोक। ओके, और ये जो एल्यूमिनियम है, ये दोनों ही एल्यूमिनियम देख रहे हो, यहाँ का एल्यूमिनियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना है, और यहाँ के एल्यूमिनियम पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6। तो ये दोनों ही जो एल्यूमिनियम है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की इनमें क्या है, कमी है। तो ऐसे में क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है ना, ये अपना एक लोन पेयर पकड़ेगा और एल्यूमिनियम ये उसका क्लोरीन इसको सप्लाई करेगा। बिकॉज लोन पेयर जा रहा है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहेगा, इसलिए एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। यहाँ का भी क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। 6 था, 2 और आया, 8-8 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए, दोनों क्या हो गए, अपने अपने ऑक्टेट को एल्यूमिनियम ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम का क्या बनता है, एक डाइमर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये बना है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, मतलब यहाँ पर क्लोरीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ लिगेंड। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, लिगेंड, और लिगेंड के नंबर से क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एल्यूमिनियम कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसीलिए वो क्या करता है, डाइमर का स्ट्रक्चर बना पाता है। तो याद रखिएगा, जैसे हमने B2H6 का स्ट्रक्चर याद रखा था, ऐसे ही आप लोग Al2Cl6 का भी स्ट्रक्चर याद रखना। बट B2H6 में बनाना बॉन्ड बनता था, और यहाँ क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो दीज आर द फैक्ट्स। आई होप सो आपको सबको समझ में आया। याद रख लीजिएगा, इस कंपाउंड को भी उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अगला आ जाते हैं, बोल रहा है BCl3 इज अ प्लेनर, बोल रहा है BCl3 प्लेनर है, होगा ही ना प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया ना, 3 सिग्मा बॉन्ड तो आया, बस 3 सिग्मा बॉन्ड आया, कोनो लोन पेयर आया क्या, नहीं आया। यहाँ पर 3 सिग्मा 0 लोन पेयर आया, मतलब वैल्यू हो गई 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन मैंने गलती से sp3 लिख दिया प्यारे बच्चों, इसको sp2 करो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, जिसका आता है ट्राइगोनल, प्लेनर या केवल प्लेनर ज्योमेट्री। और NCl3 इज पिरामिडल। भैया NCl3 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 5 है, मतलब इसके पास एक लोन पेयर बचा है। तो जब लोन पेयर बचा है तो ये क्या है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर का कॉन्सेप्ट है, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा जब 1 लोन पेयर आता है तब आपको भी पता है ये पिरामिडल होता है, क्या होता है, पिरामिडल आता है, ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का ज्योमेट्री बनने लगता है। तो आपसे वही पूछा गया था कि BCl3 प्लेनर है और NCl3 पिरामिडल है, क्यों, क्योंकि BCl3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है और NCl3 के पास एक लोन पेयर है, तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। होप सो ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। आगे और देखते हैं प्यारे बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। याद रखिए, कोई भी जो मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उस मेटल के एक्सट्रैक्शन करने से पहले उसका ऑक्साइड बनाया जाता है, फिर उसमें हम लोग रस्टिंग, कैल्सिनेशन, दुनियादारी का कई कई सारा प्रोसेस यूज करते हैं, और एट द एंड मेटल को निष्कर्षित करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है। पर एल्यूमिना के केस में क्या है, एल्यूमिना के केस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एल्यूमिनियम को ना आप एक तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। 2-3 पॉइंट समझना, जो एल्यूमिनियम रहता है ना, वो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और Al2O3 का एक ऑक्साइड बना लेता है, लेयर बना लेता है, जो बहुत हार्ड होता है। ये क्या रहता है, वेरी हार्ड। इसलिए आप लोग घर से, दुकान से जब एल्यूमिनियम का बर्तन लाते हैं ना, 1-2 बार यूज कीजिए, देखिए उसका पूरा कलर चेंज हो जाता है तुरंत, क्योंकि उसके ऊपर Al2O3 का क्या बना है,
एक हार्ड एंड स्टेबल ऑक्साइड बन चुका है, जो उसके अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन पे आप कभी जंग लगा हुआ नहीं देखेंगे, बस कलर थ्रेड हो जाता है, जंग नहीं लगेगा। कारण क्या है कि ये एक हार्ड एंड स्टेबल ऑक्साइड बन गया किसका, Al2O3 का, और वो अंदर जो धातु है ना एल्यूमिनियम, उसको पैसिव कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। ये उसका क्या बनता है, कवच। तो भैया अब बाहर का अलग से ऑक्सीजन, भैया जंग तो तब लगेगी जब ऑक्सीजन मेटल से जाके इंटरेक्ट करेगा। यहाँ तो ऑक्सीजन ही इंटरेक्ट करके Al2O3 का एक लेयर बना लिया, और वो लेयर एक शील्ड का काम करेगा, जो फर्दर ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम से जुड़ने नहीं देगा, इसलिए उस पर जंग नहीं लगेगा और एल्यूमिनियम अपना सुरक्षित रहेगा। एक बात ये समझ में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना प्यारे बच्चों, कि जो Al2O3 है, ठीक, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये होता है लगभग लगभग 2068 या 70, जो भी है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, 2100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, आप समझिए। और इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण ना, हम लॉस लगेगा ना यार, इतना हाई टेम्परेचर अगर हम लोग उसको मेल्ट करने में लगाएंगे। और सिमिलरली तीसरा पॉइंट, कि जो मोल्टन Al2 है, जो मोल्टन एल्यूमिना है Al2O3, ये पुअर कंडक्टर है। ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब विद्युत का क्या है, दुर्बल सुचालक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक तो हम लोग को इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, भट्टी तो जलाएंगे, कोयला तो जलेगा या कुछ भी तो जलेगा, इकोनॉमिकल लॉस लग रहा है ना। इसीलिए एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते समय हम क्या करते हैं, Al2O3 के साथ हम लोग इसमें क्रायोलाइट मतलब Na3AlF6 प्लस फेल्सपार मतलब CaF2, इन दोनों को ऐड करते हैं। NaAlF6 मतलब Na3AlF6, ये क्रायोलाइट क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को 2000-2500 डिग्री सेल्सियस से सीधे 900 डिग्री सेल्सियस पे उतार देता है। एक तो इकोनॉमिकली काम कर गया, और जो फेल्सपार है, फ्लोरस्पार जिसको बोल सकते हो, ये क्या करता है, ये इसकी जो कंडक्टिविटी रहती है ना, जो चालकता रहती है, ये उसको बढ़ा देता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में कभी भी जब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, तब उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार को ऐड किया जाता है। याद रहेगा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए, अच्छा इसी में एक और सवाल था। अच्छा ये सवाल हमने पहले ही कर लिया है ना, इसका तो आंसर आप लोगों को पता है, बी ही आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा था, बी आ रहा था, ये तो कर चुके हैं। फिर बोल रहा है Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस AlCl3 बाय द हीटिंग। तो याद रखिएगा, Al2O3 को अगर AlCl3 में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो कार्बन के साथ Cl2 को अटैक करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा AlCl3 जनरेट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रख लीजिएगा इस रिएक्शन को। तो इसमें बोल रहा है मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड कार्बन इन ड्राई Cl2 गैस। तो ये करने से आपका AlCl3 का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपसे पूछ दिया गया है, इन बोरेक्स बीड टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो याद रखेंगे, बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले काम करता हूँ, ये वाला बोर्ड यूज कर लेते हैं आप, Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये है आपका बोरेक्स। जब हम इसकी हीटिंग करते हैं ना, नॉर्मली 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलते हैं। थोड़ा और हीट करते हैं ना, तो ये फाइनली हम लोग को मिलता है Na2B4O7। ठीक, इसकी फर्दर जब और हीटिंग होती है ना, तो जब ये जो बनता है, यही आप लोग का कहलाता है बोरेक्स बीड। मोती की जैसा दिखता है ना, चमकता है एकदम मोती के जैसा। फिर क्या करते हैं, इसको कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, इसके साथ जब आप इसका पूरा का पूरा मिक्सचर ऐसे ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे कॉपर का अलग से बीड बन जाएगा। तो ये आप लोग को CuBO2 ट्वाइस टाइप का दिखेगा, जो कैसे कलर का आएगा, तो याद रखिएगा, ये ब्लू कलर का आता है। कैसा कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है। ब्लू बीड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ब्लू बीड।
मतलब नीले मोती की तरह दिखेगा ना, ठीक है, बड़ा प्यारा सा दिखेगा। याद रखिएगा, कॉपर का, ठीक, और कोबाल्ट का, निकिल का, आयरन का या क्रोमियम का, इन सब का अगर हम लोग को बीड देखना है कि बीड का कलर कैसा आएगा, तो याद रखना कॉपर का कैसा आएगा भैया, ब्लू आएगा। इसका भी क्या आएगा, ब्लू आएगा। निकिल का याद रखना ब्राउन आता है बीड, और आयरन का ग्रीन बीड बनता है, मतलब हरा कलर का मोती जैसा दिखेगा। और इसमें भी क्रोमियम में भी क्या बनता है, ग्रीन बीड बनता है। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन में वापस आए तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इनके बीड के कलर भी याद रखिएगा, ठीक। इन बोरेक्स बीड टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो याद रखिए इस बार कंपाउंड फॉर्म होता है मेटाबोरेट। क्या बनता है, मेटाबोरेट। ये जो बीच में बना है ना, ये इसी को हम लोग नाम देंगे सोडियम मेटाबोरेट। अच्छा हट गया क्या वो, ठीक है, जो भी है याद रख लीजिएगा, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। और इसी से डिफरेंट टाइप के मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग जब एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस का, तो उस दौरान हम लोग को बोरेक्स बीड टेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करना रहता है। अलग अलग टाइप के बीड यानी मोती के टाइप के गोली गोली जैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। लैब का क्वेश्चन था एक हिसाब से। अब चलिए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज इतना ही। बोरॉन फैमिली से रिलेटेड जितने भी नीट ने क्वेश्चन पूछे हैं, हमने वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, चाहे वो 30 साल के थे चाहे 40 साल के थे, सारे कंप्लीट हो गए। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट एक से एक बातें हमने आज कवर की हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे कार्बन फैमिली को। उसके बाद ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक को ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तब तक खूब पढ़ाई कीजिए, खुद का खूब अच्छे से ख्याल भी रखिए, क्योंकि टाइम बहुत डेडली चल रहा है। और अपने आस पड़ोस वालों का भी खूब ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।